इसी पार्लियामान के सामने गुज़िश्ता 2 दहाई से बजट कवर कर रहा हूँ। उससे पहले जब स्क्रीनें नहीं थीं तो हम सुना करते थे कि जब गुलाम इसाक़ खान बजट पेश करते थे तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके हामी गो बाबा गो के नारे लगाते थे। फिर जब वो पावर में आए तो उनके ख़िलाफ़ नारे, फिर शरीफों के ख़िलाफ़ नारे, फिर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ नारे, फिर हालिया हुकूमत जो भी आती जाती रहीं पीटीआई की या कोई, उनके ख़िलाफ़ नारे। ये रवायत दहाइयों से चल रही है कि आज तक वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर, जिसे बजट तकरीर कहा जाता है और बड़ी अहम होती है, लेकिन उसे सुना नहीं जाता। और कल भी मैंने देखा, जब बजट के दिन भी देखा कि जब वज़ीर आज़म दाखिल हुए तो उनके मुखालिफ उनके बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे जो मैं स्क्रीन पर नहीं देखा। कह रहे थे देखो देखो कौन आया, आगे आप खुद समझ जाएं। और फिर वो जो बजट जो करोड़ों रुपए का छपा था उसके चीथड़े फाड़ फाड़ कर फेंके जा रहे थे। बजट के बाद बहस हो रही है, हज़्ब रवायत वही हुकूमत, लेकिन इस दौरान एक और बड़े बड़े वाक़े साने हुए हैं। मेरा तो जी चाहता है कि दफ़ा के लिए 300 अरब रखे, बड़ा अच्छा है, लेकिन चकवाल का वाक़या भी याद आ रहा है कि किस बहीमाना तरीके से एक बच्ची को टेररिज्म के नाम पर एक पुलिस ने जो है उसे मारा, रिहा कर दिया और उसके सरबराह ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उनकी गलती है। मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके लिए मुझे पता नहीं कितने अरब रुपया रखे गए हों, लेकिन जितने भी रुपए रखे गए हों उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में इतनी ख़तरनाक है कि 5 माह में 472 वारदातें हुई हैं। लाहौर में 2442 ख़वातीन अगवा हुई हैं। कहते जी 1000 को दस्तयाब करा लिया। काश ये असम्बली के अरकान, ये हुकूमत के अफसरान, ये अशराफिया की बेटियां बहनें होती तो फिर हम उनसे पूछते कि आसानी से भूल गए। आप सोचते कहोगे बात बजट पे करने आया था, ये किधर गया। मैं देख रहा हूँ खोसा साहब, हमारे लतीफ़ खोसा साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि खोसा साहब जो पंजाब के गवर्नर रहे हैं, इंतहाई सीनियर रहनुमा है, इनकी बातों से मैं जो खोसा साहब क्या हाल है जनाब? मजदूर खैरियत माशाल्लाह, इतनी अच्छी टाई, इतना अच्छा कोट, तो बड़ा नहीं, मैं तो हमेशा आपको पता ही है, एक ही तो शौक़ है कि अपना होना भी चाहिए। नहीं होना। मैं एक बजट पे बात कर रहा था, हम तो 2 दहाइयों से सुन रहे हैं। आप लोग जब गो बाबा गो के नारे लगाते थे पीपल्स पार्टी वाले, फिर इमरान खान, किसी वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर नहीं सुनी गई। करोड़ों रुपए के फेंके जाते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बजट की अब के ज़रूरत है भी या नहीं। बजट कुछ होता है, ख़र्च कहाँ होता है आपको भी इल्म है मुझसे ज़्यादा। 47% तो चला गया कर्ज़ों के उतार चढ़ाव में। 300 अरब आपकी फ़ौज ले गई है, बाकी दे दिया आपने सूबों को। तो ये बजट की एक्सरसाइज क्यों की जाती है जनाब? इलेक्शन क्यों कराया जाता है इस मुल्क में? आपको पता ही है, इलेक्शन वोट आवाम किसी को देते हैं और जिताया इस मुल्क में किसी और को जाता है। और इसी तरह बजट जो है ये होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। आवाम के लिए होता है, आवाम के ही मुंतखब नुमाइंदे बजट बनाते हैं और उनकी ही फलाह पर जो है के लिए बजट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ तो ना आवाम के जो है ये मुंतखब नुमाइंदे ना बैठे हुए हैं, ये किसी और के जो है चुने हुए लोग बिठा दिए गए हैं इक़्तिदार में। 17 सीटें जीतने वाला वज़ीर आज़म है, 180 सीटें जीतने वाला वो अडयाला जेल में है। मोहतरम नवाज़ शरीफ को डॉक्टर यास्मीन ने हराया इलेक्शन। मैं तो जहाँ से MNA बना हूँ, मेरे साथ वाले हल्के से मोहतरम नवाज़ शरीफ हारे हुए हैं और डॉक्टर यास्मीन जो जीती हुई है वो 80 साल की माशाल्लाह। अफसोस होता है, घर में नज़र बंद कर देते हैं, लेकिन पता नहीं है। लेकिन ये जो बताइए, ये जो आप लोग भी शायद पीपल्स पार्टी 18वीं बड़ी तरमीम का क्रेडिट लेती है। मेरे दोस्त रज़ा रब्बानी की बात बात पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो मिलिट्री का कर रहे थे ना, इंडोर्स कर रहे थे, उस भी आंखों में आंसू, हर वक्त आंसू। अभी 18वीं तरमीम होता है, लाल पीले हो जाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ भाई वो 58.7% गया किधर? तालीम में 1.5 करोड़ बच्चा सिंध में स्कूल ही नहीं जाता। और तो और वज़ीर मेहनत का आज मैं पढ़ रहा था बयान सईद गनी का कल, कहते हैं 20 अरब रुपए मेरे डिपार्टमेंट से करप्शन हो गई। हो तो फिर वज़ीर किस बात के हो? तो ये जो सूबों के लिए आप लोगों ने शुरू से चला रहा है जी, उनको दो, वफाक के पास रहा नहीं, क्या मिला सूबों को?
देखें, सूबों को जिस तरह आपने कहा, जो 18वीं तरमीम में और जो NFC अवार्ड है उसके तहत 57.5% जो है सूबों को मिला और 42.5% वफाक के पास रह गया। अब इन्होंने 1.5 खरब रुपया सूबों से मज़ीद ले लिया। इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, अभी मैं चकवाल का वाक़या सुन रहा था, कितना शर्मिंदगी का बाइस हुआ। बहुत। टेररिज्म के नाम पर किस तरीके से किया गया, पता नहीं क्या, दिफा के नाम पर कितना है उसके पुलिस फौज के लिए। लेकिन ये बताएं कि जो गुर्बत तो 43 या 48% हो गई, सही, तो आधी से ज़्यादा। तो आप लोग भी इंडोर्स करते हैं ना इस बजट में बैठ के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। कल की मेरी तकरीर सुन लें, मैंने तो बड़ा जो है भरपूर अंदाज से, आज भी हमारी सुन लें, हमने तो भरपूर अंदाज से इसकी। देखें, जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होगी। जिस मुल्क में इंसाफ के ऐवान जो है वो साकित हो जाएंगे और ताबे हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव के, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो आपकी ग्रोथ ज़ीरो होगी, नेगेटिव होगी। इसके लिए 4 साल में आप देख लें माइनस से, इस मरतबा भी 3.7 आपकी पॉपुलेशन, आपकी आबादी से कम ग्रोथ है आपकी। तो आप GDP ग्रोथ को आप देख लीजिएगा। ऐसे मुल्क नहीं चला करते, माफ़ कीजिएगा, ये सारी जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। हम जो पाकिस्तान उठा चला कल के सुलह जो है कराने चल पड़ा है, तो इस तरह से अपने मुल्क में तो आप इंसाफ दें। अपने मुल्क में तो मैं आज़ाद कश्मीर बलूचिस्तान का जिक्र नहीं करूँगा इस वक्त। हर जगह देखें, लॉ एंड ऑर्डर जहाँ नहीं होगा वहाँ आपका कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। और आपने देखा ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है और आपका कैपिटल आउटफ्लो भी हो रहा है। सो इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान को अगर वाकई संवारना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान को नुमाइंदा हुकूमत दें, जो जेन्युइनली इलेक्टेड लोग हैं उनको आप दें। और वो कोथा साहब हमेशा एक बड़ा लॉन्ग इनका एसोसिएशन है कानून के हवाले से, अदलिया के हवाले से। कहने में हरकत नहीं कि वाकई कुछ लोग हैं जिन्हें कह सकते हैं कि दामन पे कोई दाग है, ऐसे ही है ना। तो माशाल्लाह इबादत समझ के वकालत की है, इबादत समझ के सियासत की है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैंने कहा ना कि अरकान असम्बली का आना शुरू हो गया है। कैसा बजट का होता है जाम साहब? देखिए, मौजूदा सूरत हाल ख़त्े का भी है, मुल्की भी है, रीजनल भी है। जिन मुल्कों के साथ हमारा ट्रेड है, फ्यूल प्राइसेस आपको पता है 4 महीने से पूरी दुनिया में इसका असर जो आया है। हमारी पिछले 6-8 महीने में प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी कोशिश रही है कि ये इंगेजमेंट्स उन्होंने तकरीबन 1 साल इंडस्ट्री के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, एग्रीकल्चरिस्ट के साथ, सब के साथ जो की है, उस सारी डिलिब्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए फिर जो स्पेस मिली है, यानी कि ये ज़रूर जहन में रखना है जो स्पेस मिली है IMF इंगेजमेंट के साथ साथ ये बजट उसकी तरफ प्रपोज किया गया है। कहेंगे रास्ता रोक दिया मिनिस्टर साहब ने, मैंने कहा नाराज ना हो जाए, अपोजिशन वॉकआउट ना कर जाए। चलें, ये भी अच्छी बात है कि मिनिस्टर्स भी अपना रास्ता छोड़ रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखें, बिज़नेस कम्युनिटी है, ई-कॉमर्सिंग है, SME सेक्टर है, ऑलरेडी जो आपका सैलरीड क्लास है, FBR से रिलेटेड मैटर हैं, टैरिफ जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का डोमेन है उसको अगर आप जहन में रखें, फाइनेंसिंग अगर आप देखें, नए उभरते हुए जो बिज़नेस स्ट्रक्चर आपका है उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, FBR का सिस्टम ज़्यादा क्लियर हो ताकि लोगों को आसानी हो, इन सारे पहलुओं को अगर आप सामने रखें ना तो इन सब को किसी न किसी हद तक 100% मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत हद तक एड्रेस किया गया है। और यही हमारा एम था कि हम इन सब चीज़ों में लोगों को रिलैक्सेशन दें। हम सब माजत के साथ, आपका फ्यूडल तो है 10,000 रुपये टैक्स देता है, हम तनख्वाहदार से 600 अरब रुपये ले लेते हैं। आप जो सॉरी टू से मैं अग्री करता हूँ। देखिए, हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमने पिछले बहुत दहाइयों में जो तबका यानी कि बगैर किसी ऑप्शन के पाबंद है कि वो इनकम टैक्स में रजिस्टर और वो फंस जाता है, अब तनख्वाहदार कहाँ जाएगा? हमारी भी यही है कि आप इनफॉर्मल सेक्टर, जो सेक्टर टैक्स सिस्टम में ही नहीं है, आप उसको सिस्टम में लाएं, और वो बगैर डिजिटाइजेशन और सिस्टम के नहीं हो सकता। सब पे होना चाहिए, सबको टैक्स अपने अपने हदूद में, चाहे वो रोज़गार में हो, कारोबार में हो, सैलरीड हो, सबको देना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब इस काम के लिए एक एफ़र्ट बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है, और मेरा ख़्याल इस साल आप FBR में इस चीज़ को एक्सपेंडेड वे में ज़रूर देखेंगे। जाम साहब जब वज़ीर आला थे
तो उस ज़माने में देखते जाम साहब आपके दौर में माशाल्लाह बड़े हालात ठीक थे, अब तो सूरत हो गई है। कुछ इन लोगों को बताएं ना, ये अपने बुकटी साहब को, शायद वो तो बुकटी है ज़्यादा शायद मुश्किल ना सुने, लेकिन माशाल्लाह मुझे याद है जब मैं आया था आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ, कॉन्फ्रेंस में हुआ, बड़े ठीक ठाक हालात थे। क्योंकि बलूचिस्तान का आपको सबब है दुश्मन पहले से बना हुआ है। एक लाइनों में कंसेंट है यहाँ का इस्लामाबाद में बैठा हुक्मरान? मेरे ख्याल एक कंसेंसस जो अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ भी है, जिसकी ज़रूरत भी है, कि देखिए मैं एक बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि लोगों की नुमाइंदगी, जेन्युइन लोगों की नुमाइंदगी सिस्टम और स्ट्रक्चर में बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स में सियासी लोग भी हैं, कबायली लोग भी हैं, समाजी लोग भी हैं, जिनका किरदार आप माशाल्लाह एक बड़ी एज के आपने वक्त गुजारा है। हर सोसाइटी के लोगों की कंट्रीब्यूशन जब होती है फिर एक माहौल बनता है, लेकिन अगर हम उस माहौल के अंदर आइसोलेशन पैदा करेंगे, वैक्यूम पैदा करेंगे, फिर जो उसका फ़ायदा उठाएगा वो सामने आएगा। इन हालात में बलूचिस्तान में देखें बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट भी कर रही हैं, यानी कि इस पर कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान की डिलिब्रेशन खुल के आई है, और अभी तो उनकी फिल्में ही उसमें बन रही हैं कि हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान में इन्वॉल्व हैं। बट हमें भी अपना काम जहाँ जहाँ हमारी खामियाँ हैं उसको दुरुस्त करना चाहिए। पब्लिक देखें आपसे दो काम मांगते हैं, एक अपनी सर्विस रिलीफ मांगती है, डे टू डे बेसिस के मसाइल हैं, जैसे इस्लामाबाद के भी हैं, पंजाब में भी हैं, सिंध के भी में होंगे, उनको एड्रेस करना चाहिए। और लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, चाहे उसकी आप एक ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा हो, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर हो, या जिसका भी हो। तो हम मेरे ख्याल इस पे अभी काम आहिस्ता एक बेहतरी की तरफ जा रहा है। और पर मैं अलग इंशाल्लाह आप सेक्रेटरी से कहिएगा हम लोगों को बरेलियों वगैरह फ़ोन उठा लिया करें। वो कोई फ़ोन करे ना, कोई जरदारी, कोई जो गीलानी, उनके फ़ोन कुरैशी के उठ जाते हैं। वो कहते हैं यार बरेली क्या छोड़ो यार, क्या साफ़ी बात करें। जहाँ साहब जल्द बात होगी। थैंक यू सो मच, ऑलवेज। ब्रेक के बाद आया हूँ तो चलते चलते मईशत का तालिब इल्म हूँ, लेकिन अगर मैं बजट पर एक नज़र दौड़ाता हूँ जनाब, तो आपका जो टोटल बजट है, पहले तो ये देख लिए कि इस वक्त पाकिस्तान 138 अरब डॉलर का मकरूज़ है। 70,000 करोड़ के हम लोग कर्ज़े ले चुके हैं। हमेशा पूछता हूँ कि 70,000 के करोड़ के कर्ज़े कहाँ चले जा गए, जबकि आपकी आबादी का वर्ल्ड बैंक कहता है कि गुर्बत से नीचे की लकीर गुजारने वालों की तादाद 40% से 48% बढ़ गई है। पहले तो चले आपने वफाक ने 58% सूबों को दे दिया था, इस बार वापस लिया है, कुछ खेचमतानी हो रही है। लेकिन मजमूई तौर पर आप ये देखिए कि आप जो कहते हैं कि जनाब लोगों की ज़िंदगी में ये बजट बेहतर आया है, माशी तौर पर बेहतरी आई है। मैं पूछता हूँ वज़ीर ख़ज़ाना साहब से, ये बताइए कि आपके पास बेचने को क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या कुछ कहें ना। जो आप कहते हैं हमारी बरामदात आज 37 बिलियन डॉलर पे जो थी, यानी इस वक्त कुछ 37 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, यानी हम ख़रीदते कितना है और उसके बाद जो है इंपोर्ट कितना करते हैं और वो करते हैं, ये हमारा डेफिसिट है। और सबसे बढ़कर ये कि PIA की निचकारी जिसका कहा गया था कि होने ही वाली है, आज सूरत हाल ये है कि वो भी जून हो गया है, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, खुदा करे जून में हो जाए। ये जो मालियाती इदारे हैं, चाहे वापडा हो, चाहे रेलवे हो, रेलवे 60 अरब, हनीफ अब्बासी साहब का 773 अरब रुपए के मालियाती कर्जे हर साल खा जाते हैं। और आपका फ्यूडल, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, 10 अरब रुपए का टैक्स देता है। आप किससे लेते हैं, दुकानदारों से या आम लोगों से, ये जो तनख्वाहदार तबके से काट लेते हैं। आप क्या देते हैं, गवर्नमेंट क्या देती है, ये हमें मालूम पड़ना पड़ेगा। बजट को कोई एक्सरसाइज कैसे समझते हैं गिलानी साहब? देखें, बजट को जो मैंने देखा है, मेरे जो अपने ज़ाती कंसर्न्स थे, मैंने वो वाला हिस्सा जो है वो बजट का वो मैंने पढ़ा और उसी पे मैंने तबसरा किया, फ्लोर ऑफ द हाउस उसी पे बात की। हम क्योंकि मेरा हल्का भी ज़राअत से वाबस्ता है, हम ख़ुद भी ज़राअत से वाबस्ता हैं, तो जो छोटे किसान और गरीब जो छोटे ज़िम्मेदार हैं, उनकी आवाज़ मैंने बुलंद करने की कोशिश की है पूरी, कि उनको जितना रिलीफ दिया जाए वो मिले। जैसे उनको फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दी गई है 407 अरब रुपए की, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसको इंश्योर करें, क्योंकि जब भी सब्सिडी मिलती है गरीब तक पैसा पहुंचता नहीं है, किसान तक, और वो फ़ायदा फैक्ट्री मालकान लेते हैं और मिडल मैन जो ब्रोकर हैं वो लेते हैं। क्योंकि अगर आप एक खाद की बोरी पे 500 अगर आपको रिलीफ मिलता है
तो वो क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, ब्लैक पे बेचते हैं, वो घूम घुमा के वो सब्सिडी के पैसे फैक्ट्रियों में चले जाते हैं। तो इस पे मैंने बात की। फिर इन्होंने सोलर पे सोलर का इनकरेज किया कि जो किसान हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो ट्यूबवेल को सोलर पे लेके जाएं। तो उस पे मैंने ये बात की कि अगर आप नेट मीटरिंग पे इशू है, उस पर फ़ायदा नहीं है। और इन्होंने जो सोलर के इन्वर्टर पे टैक्स लगाया है 4%, उस पर भी मैंने यही कहा है कि इसको हम अपोज करते हैं, ये नहीं करते। और आप बजाय लोन देने के पहले ही ज़िम्मेदार सारा साल उधार पे चलते हैं। नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ अगर मैं आप माजरत के साथ इस तरह मुलाकात हो रही है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन ये है कि आपका जो एग्रीकल्चर में गालिबन 37% 35% वो है, आपका गालिबन 5 लाख 7 हज़ार अराजी का लोग है, आप लोग फ्यूडल सिर्फ 10 अरब टैक्स देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात। तनख्वाहदार तबके से आप 600 अरब ले जाते हैं। हमारा जो टैक्स है वो तो FBR में रिकॉर्डेड है, हम तो देते हैं। आपको नहीं करा मैं जनरली लोग देखें, ये तो हमारे एक मुल्क में साइकी है ना, चाहे इंडस्ट्रियल हो, मिल ओनर हो, ज़िम्मेदार हो, हर बंदा टैक्स एवेजन तो करता है, हर घूम घुमा के कम करने की कोशिश करता है, लेकिन जो कि नहीं करनी चाहिए। बाकी मैंने ये स्ट्रेस किया है कि अल्लाह ताला ने जितनी ज़मीन बनानी थी उतनी बना दी है, अल्लाह ने और ज़मीन नहीं बनानी। क्योंकि अल्लाह ने अगर और ज़मीन नहीं बनानी तो ये जो ज़मीन हमारे पास है आज, हम इसको बचाएं और इसको हम शहर को वर्टिकल बढ़ाएं, आबादी को, और ग्रीन एरिया को ग्रीन रहने दें। क्योंकि मुल्तान में भी बड़ा नुकसान हुआ है, 36,000 एकड़ आम के बागात गिराए गए, वहाँ पे सोसाइटियाँ बनी गई विदाउट एनी पॉलिसी, विदाउट एनी प्लानिंग, कुछ भी। तो इस तरह करके ये बड़ा नुकसान है। तो हमें ज़िम्मेदारा कल्चर को बचाना चाहिए। ज़रा इनका ख्याल है कि अगर लोग कहते हैं ना, वो जो तनख्वाहदार आपके मुलाजमीन की तनख्वाह तो इन्होंने 7% बढ़ाई है, पेंशन इनकी है नहीं है, कौमी असम्बली के लिए 100 अरब रुपये रख दिया है। हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाज़िद है और अभी भी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं कि जो पेंशन है और जो तनख्वाहें हैं मुलाजमीन की वो बढ़ाई जाएँ। पीपल्स पार्टी ने पहले तो बड़ा 18वीं तरमीम में भी कह रहा था, बार बार आपके दोस्त जो है रज़ा रब्बानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, 18वीं तरमीम क्या दिया। कल मैं सईद गनी का बयान कह रहा था, कह रहे थे मेरी वजारत में 20 अरब रुपए की करप्शन हो गई। वो एजुकेशन मिनिस्टर आपको कहता है जनाब के 700 घोष हुए हैं, 1.5 कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता। तो भाई 18वीं तरमीम के ज़रिए पीपल्स पार्टी ने क्या ले लिया जो आप कहते हैं इसमें समझौता नहीं होगा। देखें, मैं समझता हूँ सईद गनी के इस बयान को जो है हमें नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, एब नॉर्मल लेना चाहिए। क्यों? या तो बयान एब नॉर्मल है या ख़ुद सईद गनी एब नॉर्मलिटी का शिकार हो गए। 20 अरब रुपए का तो मेरे ख्याल में तो 20 अरब रुपए का तो जो है पूरा लेबर क्या पूरे सिंध गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर उससे कहा है तो फिर हाँ नहीं, छापा है तो अगर छापा है या कहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन वो करवाए, जिम्मेदारी ले, इस्तीफा दे। नहीं इस्तीफा दे या नहीं दे वो तो देखा पार्टी का मैटर है। सईद गनी जो है वो एक वर्कर क्लास से ऊपर आए बेचारे को, अभी अगर हम कहेंगे इस्तीफा दो तो उसको दुख होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतनी बड़ी जो है एलिगेशन अगर आपने लगाई है तो अब आप चूँकि मिनिस्टर हैं इसी लेबर के, बात आपने सही कहा कि लेबर के मिनिस्ट्री से हटकर जो है इन्वेस्टिगेशन कराए, इस पे इंक्वायरी होना चाहिए और नैब ने आई थिंक इंक्वायरी शुरू कर। मैं इसलिए करूँगा, आप लोग 18वीं तरमीम को कहते हैं ना कि सूबों से हम नहीं देंगे, अब तो खैर वफाक ने ज़बरदस्ती ले लिया। जो 14 साल में सूबों को मिला, उन सूबों ने एजुकेशन में, हेल्थ में, सड़कों पे, खुद आपका लियारी में पता नहीं कुछ थोड़ी बेहतरी आई होगी, करा क्या? देखिए, मैंने अपने मेरी तकरीर पता नहीं कल आपने सुनी नहीं सुनी, आज पूरी सोशल मीडिया भरी हुई है। मैंने अपने तकरीर में ये बात कही है कि कराची को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। कराची को PSDP में कराची के लिए एक भी मुझे बता दे हॉस्पिटल या रोड रखा गया। यहाँ तक कि हमें जो है बेवकूफ़ बनाकर इस हुकूमत ने ये कहा कि हम इस साल जो है रोडी से हैदराबाद वाली मोटरवे बनाएंगे, वो भी अब कह रहे हैं अगले साल के बजट में हम बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप जो है इस तरीके के, देखिए चेयरमैन बिलावल साहब नाराज़ हैं इस वक्त पोजीशन ये है कि वो उन्हें तकरीर भी इसीलिए नहीं कि उनकी तकरीर आज ड्यूटी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो तय हुआ था मायदा, जो तय हुआ था बजट, वो बजट नहीं है। तो वो बजट जब चेयरमैन बिलावल साहब एक्सेप्ट करेंगे तब पीपल्स पार्टी साथ देगी। अदरवाइज़ इस वक्त इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिस पे मैं उसकी तारीफ़ करूँ। वफाक को ने भी जो आपको दिया उसे आपने क्या करा? आपको गालिबन BRT के लिए मिले थे 70 अरब रुपये मिले थे, 110 अरब पे चला गया। यूनिवर्सिटी रोड आप लोगों ने नहीं बनाई, K4 आपने नहीं बनाया। K4 तो हमारे हाथ में, K4 वफाकी की था। तो मैं ये कह रहा हूँ वफाक से बाकी चीज़ें ले लेते। K4 वफाक ने नहीं बनाया, BRT भी वफाक का था, ठीक है जी।
आपका हमारा ग्रीन लाइन भी वफाक का था, लेकिन हमने वो जल्दी बना लिया। ग्रीन लाइन आपने देखा कि कायद आज़म के मज़ार तक पहुंच गया। शाहराह भुट्टो का एक अच्छा कारनामा है। ये हमने सिंध गवर्नमेंट की अचीवमेंट है जिसकी कोई तारीफ़ नहीं करता। आज शाहराह भुट्टो की सब तारीफ़ें कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। मैं कर रहा हूँ ना। वो भी देखिए, सरदार नबील गबोली इस तरह बात कर सकता है। थैंक यू सरदार साहब। हाँ, तो मैंने कहा जी सरदार साहब अभी गए थे और बहरहाल बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। साल के साल वैसे तो मैं अमूमन आता हूँ, इंजॉय करता हूँ कि कम से कम मैं ज़रा ये देख लेता हूँ कि पाकिस्तान के 47% गुर्बत से नीचे लकीर के नुमाइंदों की ज़रा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखें, इनकी तनख्वाहें देखें। इस बार भी सुना है बहुत इजाफा हुआ है कौमी असम्बली के अरकान के लिए 100, और वो जो कहा जा रहा था 100 अरब बढ़ाएँ, वो जो कहा जा रहा था जनाब कम से कम तनख्वाह 46% होगी शायद पेंशन में, और तनख्वाहों में 7% इजाफा। मैं कह रहा था कि सेनेटर सरमद साहब तो नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा सलाम कर लूँ अपने शहर के। कैसी सर? अभी धूप में आप क्या करूँ, बजट पे तो गुफ्तगू चल रही है। जो आप हुक्म दें सर। नहीं हुक्म नहीं आपके। और सरमद साहब का बुनियादी ताल्लुक़ सहाफ़त से है और माशाअल्लाह सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम के सदर हैं। और आजकल एक आम सहाफ़ी बात नहीं करता, सेनेटर सरमद। और मैं ये भी क्यों ना कह दूँ इस बहाने कि इनके वालिद बड़े काबिल एहतराम, जिनसे मेरी नियाज़मंदी का रिश्ता था, फैज़ साहब जिनके साथ बैठते थे। बजट एक्साइज देखते हैं, पहली बार आना हुआ, कैसा लगता है? सर ये दूसरी दफ़ा आना हुआ। असल में देखें ये बजट जो है कम से कम अब मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है अब आ चुकी है। लेकिन उस मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ना हो आम आदमी को, जब तक उसका फ़ायदा ना हो। आम आदमी इज़ नॉट बॉदर्ड कि हमारे रिज़र्व्स कितने हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी हैं, हमारा और जितनी इश्यूज़ हैं दे आर इकनॉमिक इश्यूज़। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इकनॉमिक इश्यूज़। व्हाट दे आर बॉदर्ड अबाउट इज़ कि उनको 2 वक्त की रोटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। हमने बहुत तीर मारा है, हातम ताई की कब्र पे लात मारी है कि तनख्वाह 40,000 से 44,000 कर दी है मिनिमम। इसका मतलब ये है कि 44,000 में एक आदमी जिसकी मिनिमम पे होगी वो घर का किराया भी देगा, बिजली का बिल और पेट्रोल आप में वैसे ही महंगा कर चुके हैं, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट भी उसकी महंगी होगी, उसको फीस भी देनी पड़ेगी। बाकी जो बचेगा उसका रोज़ा ही रखेगा पूरे महीने, और क्या करेगा। तो इनको चाहिए कि कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके। लेकिन ये आपको सूबों को देते हैं वो भी कहाँ खर्च होता है? वो जो आप कहते थे कि 18वीं तारीख के मिले या वसाइल, उसमें भी तो कुछ नहीं हुआ ना। कम से कम सिंध के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक होता है। और आप देखें जितना एक्सपेंडिचर सिंध में एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर हो रहा है, किसी और सूबे में परसेंटेज टर्म्स नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में बाकी सूबों को भी सिंध से एजुकेशन और हेल्थ के बारे में देखना चाहिए। मसला ये है कि हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी सड़कें बना दें, बड़ी बड़ी इमारतें बना दें और प्रोजेक्ट्स बना दें, और वो बड़ी बात है। असल चीज़ ये है कि आवाम के घर की दहलीज तक सेहत और तालीम हम कैसे पहुँचा सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज होती है बजट की, आप समझते हैं कुछ फ्रूटफुल होती है? महीने भर दिन रात लगता है, कुछ एंड डिस्कशन होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। अब जैसे सेनेट की रिकमेंडेशंस जाएंगी 19 तारीख तक हमारी से रिकमेंडेशन चली जाएंगी, तो वो कौमी असम्बली के ऊपर होता है, वजारत ख़जाना के ऊपर होता है कि कौन सी रिकमेंडेशंस माने। ज़्यादातर हमारी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हो जाती हैं। थैंक यू सेनेटर। मैंने कहा ना, दाएँ बाएँ जिधर भी जाइए इन अरकान असम्बली को देख कर बहरहाल खुशनसीब लोग हैं, वोट लेकर आए हैं, इतना तो उनका हक बनता है। दोपहर का वक्त है, आज निस्बतन शायद गर्मी कम हो, लेकिन इस गर्मी में खड़े होकर बजट जैसे सख्त मौजू पर गुफ्तगू करना, सवाल करना, फिर मैं तो थोड़ा एहतराम का भी ख्याल रखता हूँ। कैसा बजट लगता है आपको? देखें, बजट में अगर आप हकीकत पूछें तो मुश्किल बजट है लोगों के लिए, ऐसी कोई ख़ास। लेकिन जो मौजूदा आपके वसाइल हैं या जो आपका माशी सूरत हाल है, उसके मुताबिक कोशिश की है गवर्नमेंट ने, लेकिन अच्छा नहीं कह सकते आप। चलिए इतना काफ़ी है। बहरहाल बड़े गार्डेड वर्ड में कह रहे हैं कि अच्छा नहीं कह सकते। चले ये जुमला भी बड़ा भारी है। ब्रेक के बाद मुजाहिद बरेली फिर हाजिर है। ब्रेक में ज़रा यहाँ अंदर गया था चक्कर लगाने, लेकिन आप गौर कीजिए यहाँ पर अरकान असम्बली को 3 दिन से सुन रहा हूँ। 10 जून को एक बहुत बड़ा वाक़या और सानिया हुआ।
इतना बड़ा वाक़या और सानिहा कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म को बयान देना पड़ा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पैगाम देना पड़ा। जी हाँ, कितना ख्याल रखते हैं। पंजाब के शहर चकवाल की एक लड़की, उनकी फैमिली 10 जून को पाकिस्तान आती है और वो जब एक किराए की गाड़ी में घूम रही होती है तो फिर वो जो सो कॉल्ड टेररिज्म क्या कहते हैं जी, जिसकी तंजीम बनाई हुई है CD के टेररिज्म के नाम पर एक और मिलिटेंट तंजीम, उसने वो गाड़ी में जो बच्ची बैठी है उसमें कहते हैं जी 2 डाकू जा रहे थे, डायरेक्ट फायरिंग की। उस फायरिंग से वो 9 साला बच्ची मर गई, बाप ज़ख्मी हुआ। जी हाँ, बाप ज़ख्मी हुआ, भाई ज़ख्मी हुआ। उसके बाद अदालत में उसने FIR दर्ज कराई, लेकिन उन टेररिज्म के अहलकारों को नहीं पकड़ा गया, बल्कि उसके जो हेड था, पता नहीं क्या नाम है, चट्टा मट्ठा, कह रहा था जनाब एक वाक़े के ऊपर आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हैं, ये वाक़े तुम्हारे पंजाब असम्बली के अरकान के होते जनाब। ये मरियम बीबी आपके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनमें से किसी के साथ अगर किसी बच्ची के साथ होता, फिर हम पूछते आप लोगों के साथ कि आपको ऑस्ट्रेलिया से आई हुई बच्ची अपने शहर में आ रही है, सारी दुनिया में बदनामी उसकी हो रही है और आपने उन एहलकारों को पकड़ा तक नहीं है। फिर आप कहते हैं जनाब एक वाक़या हो गया। शर्म की बात है। ऐसे वाक़े, एक तो चकवाल का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म को उसकी मदम्मत करनी पड़ी और आपके प्राइम मिनिस्टर को, आपके वज़ीर ख़ारजा को, आपके वज़ीर दाखिला को, जो हर एक को समझते हैं कि एक मार है, एक उसकी कहना भी नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता, SHO की मार समझते हैं। इस वाक़े की पूरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। मरियम बीबी आपके साफ़ सुथरे सुनहरे शानदार पंजाब में, जहाँ एक चकवाल में एक ऑस्ट्रेलिया से भी आई हुई बच्ची हानिया को जिस तरीके से मारा गया है, मैंने सोचा बजट पर बात तो होती रहेगी, लेकिन इस वाक़े को रिकॉर्ड पर लाया जाए कि छठा दिन है आज, अभी तक ना वो कोई पकड़ा गया, जो पकड़े गए उनकी ज़मानत हो गई। और वो मैं क्या आपको पिनकी शिनकी केस दिलाऊं, हर केस कोई होता है। हम मीडिया वाले हाइप क्रिएट करते हैं, हाइप क्रिएट के बाद वो केस पस मंज़र में चले आता है। देखिए, चाहे पिनकी केस हो, इसे भी ज़िंदा करें, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने ये जो चकवाल की बच्ची की को जिस तरीके से बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया है, उस केस को ज़िंदा रहना चाहिए। इसी के साथ ही आया तो बजट पे था, लेकिन मैंने कहा ये रिकॉर्ड पर लेके आना चाहिए।